हेलो यंग फेलोज। हम जो गुज़िस्ता 2-5 दिन में टीएस एलियट के ऊपर जो कुछ पढ़ चुके हैं उससे हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। आज हमारी ये कंक्लूडिंग क्लास है। आज हम टीएस एलियट के ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को कहीं ना कहीं अभी सम अप करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम 2-3 दिन में, जैसे ये ऐसे है, इतना हम जान रहे हैं कि इसे खुद ही 3 पार्ट में 3 हिस्सों में रखा जाता है, पढ़ते वक्त या पढ़ाते वक्त। पहला हिस्सा इसमें जब टीएस एलियट हैं वो ट्रेडिशंस की बात करते नजर आते हैं। दूसरे हिस्से में थ्योरी ऑफ डीपर्सनलाइजेशन या इम्पर्सनल थ्योरी के नाम से जो एलियट ने पोइट्री के संबंध में थ्योरी दी है उसको पढ़ते हैं। और तीसरी जो हिस्सा है उसके अंदर एलियट जो भी नए कवि या क्रिटिक्स आ रहे हैं उनको एक मैसेज छोड़ के जा रहे हैं कि कविता क्या है, उसका जो ताना बाना है पूरा वो कैसा है, उसके ऊपर बात करके जा रहे हैं। तो आज हम विल प्रोसीड अहेड फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट आवर अर्लियर क्लास, उससे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो अपन पढ़ चुके हैं उसको एक बार सरसरी निगाह से 1-2 स्लाइड में देख लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम ये पढ़ के आए थे अभी कि ट्रेडिशन क्या है पीछे की क्लास में। तो ट्रेडिशन के सेंस में अपन ने देखा था कि पार्ट 1 में ट्रेडिशन एलियट ऐसी परंपराओं के बारे में बात कर रहे हैं जो कॉन्टिन्यूअस है। एलियट कहते हैं इंसान के भाव, इंसान के इमोशंस, इंसान की फीलिंग्स, उसकी संवेदनाएं, वो जब से वो पैदा हुआ वो सारी सेम है। सुख भी है उसके पास, दुख भी है उसके पास, गुस्सा भी है, ये सब लोगों के पास है, कुछ नई बात नहीं है। मगर कोई पोएट है वो एक उत्प्रेरक का काम करके अपने दिमाग में किस तरह से इन चीजों को अपने वक्त, अपने समय, अपनी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग चेंज करता है, खुद को बताए बगैर। खुद को ना तो बताना है उसे कि वो कौन है, वो क्या सोच रहा है, पूरी दुनिया में ऐसे इमोशन है और पूरी दुनिया को या तो वो खुश कर रहे हैं या दुखी दिखा रहे हैं, सारे सबको अपील कर रहे हैं। तो ऐसे ही परंपराएं एलियट बात कर रहे हैं। अब एलियट कहते हैं इन परंपराओं को पहचाने कैसे, जैसे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। तो बताते हैं परंपराओं को पहचानने के लिए सबसे खास बात, एक टर्म देके जा रहे हैं, हिस्टोरिकल सेंस। हिस्टोरिकल सेंस को बताने के लिए एक एंटिथेटिकल आर्गुमेंट या 2 शब्द हमें दिख रहे हैं, टाइमलेस या टेम्पोरल के नाम से। एलियट कहते हैं आपका पास्ट है वो बहुत खूबसूरत है, आपकी परंपराएं आपके पास्ट में, और आपका प्रेजेंट है उसको भी ढूंढो। तो आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट दोनों को साथ, दोनों का को एग्जिस्टेंस ही कविता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पुराने शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, होमर को पढ़ रहे हैं और आपके पास अपना कुछ नहीं है। आपके पास उनका भी हो और आपका भी हो, ये को एग्जिस्टेंस कविता है। तो टाइमलेस क्या है, जो हमेशा कोई चीज जिंदा रहती है। टेम्पोरल क्या है, जो थोड़े वक्त के लिए है। टाइमलेस जो पुराने वक्त में जो भी कुछ लिखा गया वो अनंत है, उसकी वो शाश्वत है, वो इटरनल है। मगर आप उसमें कुछ नया दे रहे हैं, आप नदी का रुख मोड़ रहे हैं, नदी से बाहर नहीं जा रहे, उसको कुछ नई दिशा दे रहे हैं। और भी इस चीज को एग्जांपल से समझेंगे, ये आइडिया आगे भी आएगा टाइमलेस टेम्पोरल का, और इसको पढ़ने में हमें ढंग से ये चीज समझ में आने वाली है। तो ऐसा कुछ अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इतना ही ट्रेडिशन का एग्जाम्पल एलियट दे रहे थे, कुछ एक रेफरेंसेस रखे उन्होंने, कुछ एक एग्जाम्पल रखे, इन सबसे बात करी। अब इसी पार्ट 1 के पार्ट 1 है, इसके लास्ट में वो एक मेटाफर छोड़ के जा रहे हैं जो पार्ट 2 को कहीं ना कहीं उससे अटैच हो रहा है। वो मेटाफर क्या था उसको देखते हैं। पार्ट 2 में एक मेटाफर छोड़ रहे हैं पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 में लास्ट की 2 लाइनों में वो मेटाफर रख रहे हैं और वो पार्ट 2 तक बढ़ता है आगे। और यही आइडिया अब जो डीपर्सनलाइजेशन की थ्योरी है उससे जुड़ेगा, या इससे कहें इम्पर्सनल जो थ्योरी, इम्पर्सनैलिटी की, खुद की पर्सनैलिटी को राइटर को हमेशा एक्सटिंक्ट करना है, दिखाना नहीं है, विलुप्त करना है, ये आइडिया देते हैं। इसके लिए वो एक मेटाफर काम में लेते हैं प्लेटिनम का। वो मेटाफर क्या है उसको भी देखते हैं। एलियट कहते हैं अब इस मेटाफर से हमारी जो सारा कंफ्यूजन है वो दूर होगा। ये पहले भी समझ चुके हैं, एक बार वापस समझ रहे हैं
और इसको समझने के बाद आज एलियट सेकंड पार्ट में क्या बात कर रहे हैं, थर्ड में क्या कर रहे हैं, उसको देखते। एलियट कहते हैं कि पोएट है वो कैटलिस्ट है, यानी उत्प्रेरक है। अब उत्प्रेरक क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो डीमोटिवेट फील कर रहा है, वो किसी टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आगे का सिलसिला पढ़ाई का कैसे जारी रखा जाए। तब टीचर उसे मोटिवेट करता है। तो उस बच्चे के लिए टीचर क्या है? एक उत्प्रेरक है। उसे काम करने के लिए समवेयर ही इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट हिम, उसे मोटिवेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है। ऐसा एलियट कहते हैं। साइंस के साथ भी ऐसा है और कविता के साथ भी ऐसा है, और इंसानी जो मानवीय फितरत है हमारी, वो भी ऐसी ही है। कैसे है? एलियट कहते हैं प्लेटिनम एक धातु है। प्लेटिनम, इस प्लेटिनम को हम दो गैसेस के साथ रखते हैं, एक तो ऑक्सीजन या फिर एक दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोनों अगर गैसेस को एक चैम्बर में रखते हैं तो कुछ नया नहीं होता है। बट जब हम ए फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम एड इनटू दिस जार, जहां एक गैसेस पड़ी है, उस जार में एक फिलामेंट, एक टुकड़ा प्लेटिनम का डालते हैं, तो एक रिएक्शन होता है। और रिएक्शन क्या होता है? क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। एलियट ने कहा यह सल्फ्यूरिक एसिड कब बना? जब कोई उत्प्रेरक इन गैसेस के साथ में मिला। अब एलियट ये मेटाफर किससे जोड़ रहे हैं? एलियट कहते हैं प्लेटिनम है, ये है आपके कवि का दिमाग या एक आर्टिस्ट का दिमाग। इसे मैं आसान भाषा में कवि का दिमाग लिख रहा हूं। माइंड ऑफ ए पोएट, ये कवि का दिमाग है प्लेटिनम। ये ऑक्सीजन आप इमोशन समझ सकते हो। एलियट कहते हैं ऑक्सीजन का मतलब यहां इमोशन है, और सल्फ्यूरिक, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कवि की फीलिंग्स हैं, उसकी संवेदनाएं हैं, ये उसके भाव हैं। ये आपस में मिलते हैं, कविता बनती है, पोयम बनती है, कोई आर्ट बनती है। तो इमोशंस हर आदमी के पास हैं, फीलिंग्स हर आदमी के पास हैं। उत्प्रेरक का काम कौन करता है? उसका दिमाग उसे कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। और यहां एक मैसेज उसी इम्पर्सनल थियरी का छोड़ के जा रहे हैं, उस डीपर्सनलाइजेशन का। वो मैसेज क्या है कि जब प्लेटिनम को इस जार में मिलाया जा रहा था, तो प्लेटिनम का एक भी टुकड़ा इस जार में शामिल नहीं हुआ। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, तब भी उस प्लेटिनम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसा ही कवि के साथ होना चाहिए। जब वो इन इमोशंस और फीलिंग के ऊपर डील करे, तो डील करते वक्त भी उस पर कोई फर्क ना आए और डील करने के बाद भी फर्क ना आए। मतलब पोएट है वो उस कविता से डिटैच रहेगा, वो खुद के बारे में कुछ छोड़ के नहीं जाएगा कि वो खुद क्या सोच रहा है। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, और ये इसलिए है तभी कोई बात उसकी पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। उसकी एक लाइन में वो सुख दुख जैसे भी इमोशन की बात कर रहा है, उसे नयापन देके बाकी लोग भी वैसा ही महसूस करेंगे। हमें कोई कविता क्यों अच्छी लगती है? कोई कविता पढ़ते हैं, वो इसलिए अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं वो पोएट जो इमोशंस हमारे पास हैं, उन्हीं इमोशंस की बात करता नजर आ रहा है। तो वो इमोशन है तो अपने पास मजा क्यों आया? उसने नए तरीके से उन्हें पेश किया है। तो ऐसा ही कैटलिस्ट कवि का दिमाग वो करता है, खुद उससे इफेक्ट नहीं होता है। ये एक मेटाफर की तरह एग्जाम्पल दिया था। अब एलियट एक समस्या एक यहां खड़ी करके जा रहे हैं ऐसे में। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये इमोशंस तो सबके पास हैं, फीलिंग्स सबके पास हैं, तो दिक्कत कहां आ रही है? तो फिर कविता में नया क्या है? ये बात, एक काम की बात कर रहे हैं एलियट यहां कि इमोशंस हमारे भाव हैं। भाव क्या हैं? जैसे आपका सुख है, आपकी खुश होना एक भाव है, दुख का एक भाव है, गुस्से का एक भाव है, गुस्से का एक भाव है। एलियट कहते हैं ये इमोशंस एटर्नल हैं, शाश्वत हैं। ये इमोशंस हैं, ये
एटर्नल हैं, शाश्वत हैं। जब से इंसान पैदा हुआ, जब वो जन्मा, तब से इमोशन सुख दुख है, गुस्सा है, तब से है। यूं मान लो जब कविता जब से आई 2500 साल पहले से इमोशन मौजूद है। फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स आपकी संवेदनाएं हैं। संवेदनाएं क्या हैं? देखिए, भाव हैं, ये शाश्वत हैं। फीलिंग है वो बड़ी सटल होती है, सीधी सीधी आप इन्हें बता नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं अपन संवेदनाओं के, फीलिंग्स के। आप 12 बजे सो रहे हैं और आपके गांव के करीब से कोई ट्रेन गुजर रही है, तो वो आप में हल्की सी बेचैनी पैदा करके जा रही है, वो आपकी संवेदनाएं हैं। आप एक बरगद के पेड़ के नीचे गांव में बैठे हैं और उसकी छाया में एक अलग सा सुकून मिल रहा है, जिसे आप बता नहीं पा रहे हैं। वो सटल है, आई और गई, आपको मजा दे के गई, वो आपकी संवेदनाएं हैं। डूबता हुआ सूरज आपको देख के कैसा लगता है, वो आपकी संवेदना है। लहरों की आवाज आपको कैसी लगती है, वो संवेदना है। नदी की कलकल आपको कैसी लगती है, वो संवेदना है। ये संवेदनाएं और भाव, ये भाव है। अब एलियट कह रहे हैं समस्या ये है, ये तो हमेशा से है, नया क्या है? अब इस नएपन को अपन एक दो चीजों से समझते हैं। वो क्या है? वो नयापन ऐसे है, हम पोइट्री के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इस आर्ग्यूमेंट को एलियट कुछ एल्यूजन रेफरेंसेस से, जब लाइन बाय लाइन इस ऐसे को पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे, वो दूसरे एग्जाम्पल देंगे। हम अपनी आम जबान की बात करेंगे, जो अपन पढ़ते लिखते सुनते हैं रोज जिंदगी में, ऐसे एग्जाम्पल से इस चीज को समझेंगे। उसके बाद जो एकेडमिक पूरा मामला है, जहां एलियट क्या बात कर रहे हैं, उस पर देखेंगे। तो अब अपन एक भाव, एक इमोशन पे बात कर रहे हैं, जिसे कहा गया है प्रेम। प्रेम के ऊपर हर इंसान ने बात करी है, हर इंसान में भाव है प्रेम का। गालिब का एक शेर है ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। प्रेम एक ऐसी भाव है जिसपे आपका कोई बस नहीं है, जो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो ये ऐसी आग है जो ना लगाने से लगती है और ना बुझाने से बुझती है। अब गालिब प्रेम के बारे में, सबके पास ही इमोशन है, गालिब कुछ बताए गए हैं प्रेम के बारे में। ऐसा ही एक शेर जिगर मुरादाबादी का है। जिगर कहते हैं, अब जिगर कह रहे हैं ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना। अब ये प्रेम का, यही प्रेम का भाव है, यही आइडिया ऑफ लव है या इमोशन ऑफ लव है। यहां भी इमोशन ऑफ लव, दोनों में प्रेम का बात है, मगर कहीं अलग तरीके से कही गई है। ऐसे ही साहिर लुधियानवी कहते हैं, वहशते दिल रस्म उद्दार से रोकी न गई, न किसी खंजर न किसी तलवार से रोकी गई, और इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। ये भी प्रेम की ही बात कर रहे हैं, कहने का तरीका अलग है। तो अब आप सोच के देखिए, हर एक एज में प्रेम को अलग तरीके से बताया गया है, और ये जो रीडर है या जो लिसनर है उसे मजा भी दे रहा है। एलियट ने कहा कि भाव आपके पास शाश्वत हैं, मगर आप उनको बताते किस ढंग से हैं, आपके परिवेश, आपके समाज, आपकी सोसाइटी के हिसाब से। जैसे ऐसे ही फैज कहते हैं कि सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलने वाला है, आपको नौकरी भी ढूंढनी है, मजदूरी भी करनी है, दुनिया में इतना सब तनाव है, उससे भी डील करना है। दो लोगों की, इंसान की मोहब्बत ही सब कुछ नहीं है। तो इस तरह की रेवोल्यूशनरी राइटिंग भी प्रेम के बारे में हुई है। तो आप सोच सकते हैं इस एक इमोशन को कितनी तरीके से डील किया गया है, और वो इमोशन शाश्वत। इसीलिए कहते हैं, वो एलियट कह रहे हैं पोइट्री कभी बदलती नहीं है, उसमें जो इमोशंस वो हैं उसको नयापन कैसे दे देता है एक इंसान, इसकी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। वो अपन ने प्लेटिनम के एग्जाम्पल से समझती है। कवि नहीं दिखाता अपने आप को इन तीनों लाइनों में, तीनों शेर में, ना गालिब ने, ना जिगर ने, ना साहिर ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, पूरे समाज के बारे में बात करिए, और अब आपको लगता भी है कि प्रेम ऐसा ही होता है। ये इम्पर्सनल थे कि डीपर्सनलाइजेशन की थ्योरी, खुद के बारे में नहीं कहना है, समाज के बारे में कहना, उस भाव और उन संवेदना और भावों के बारे में कहना है, जहां
ये शाश्वत चले आ रहे हैं, जहां कुछ नया सा लगे, नया बनाता है पोएट अपने दिमाग से। ये एक बात थी। अब वो ऐसे क्या है उसको अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट है, उसे अपन खत्म करके आ चुके थे। अब पार्ट सेकंड है, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। इस पैसेज को मैं पढ़ता हूं, कुछ नई इंपॉर्टेंट लाइन दिखती है, उस पर बात करते हैं, और मतलब क्या है उस पर बात करते हैं, उसका मायने क्या है वो देखते हैं। Honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry. ये सबसे पहली और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसी यहां से शुरू हो रही है कि ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव एप्रिसिएशन, कोई भी कविता की एप्रिसिएशन है वो पोएट को देख के नहीं करी जाती, वो कविता को देख के करी जाती है। मतलब कविता में पोएट की पर्सनल निजी जिंदगी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो क्या बात कर रहा है उस कविता में वो इंपॉर्टेंट है। यही एक लाइन है जो हमें न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ लेके जा रही है। ये एक अमेरिकन स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म था, अमेरिकन स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म था। इसके अंदर यही माना गया था, ये एलियट से बहुत प्रभावित थे और खासकर इसी लाइन से कि सही और सच्चा एप्रिसिएशन कविता का कवि से नहीं, उसने जो लिखा है उससे होना चाहिए। इस बात को एलियट भी क्लोज रीडिंग ही समझ रहे हैं और न्यू क्रिटिक ने इस चीज को नाम दिया क्लोज रीडिंग। कोई टेक्स्ट है उसको पढ़ो, कवि के बारे में मत पढ़ो। ये एक स्कूल, जब आपके ग्रेड 1 में नहीं है ये बात, पर जब आप यूजीसी नेट वगैरह की या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां न्यू क्रिटिसिज्म की बात आती है, वो भी ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं। तो एलियट से इंस्पिरेशन उनको इस फर्स्ट लाइन से मिल रही है कहीं ना कहीं, कि कविता की सच्ची एप्रिसिएशन कवि से नहीं, उसकी पर्सनल निजी जिंदगी से नहीं, कविता से होनी चाहिए। जैसा अपन ने 3 शेर साहिर के, जिगर के और गालिब के से देखा था कि उनमें कहीं भी अपने बारे में कोई चर्चा करके नहीं जा रहे हैं। If we attend the confused cries of the newspaper critics and the sursurs of the popular repetition that follows, we shall hear the names of poets in great numbers. If we seek not the blue book knowledge, but the enjoyment of poetry and ask for a poem, we shall seldom find it. ये कह रहे हैं, अखबारों में, मैगजीन्स में भरा पड़ा है फला पोइट वो फेमस है, फला वो फेमस है, मगर हम कविताओं से पहले कवियों को ज्यादा जानते हैं, उनकी कविताओं को कम जानते हैं। जब उनका पढ़ा देखते हैं तब ये सोचिए कि कहीं उसके अंदर कवि खुद मौजूद तो नहीं है। कवि की खुद की जिंदगी के बारे में बता रहा है तो वो कवि नहीं है, वो सबके बारे में बात कर रहा है, वो इमोशन सबका दिखा रहा है, तब वो कवि है। इसीलिए रोमांटिक पोएट्स हैं, वो इंडिविजुअलिटी की ज्यादा बात करते हैं, उनको टीएस एलियट क्रिटिसाइज करते हैं। यहां ब्लू बुक से मतलब है जो भी एग्जाम बुक्स हैं, जो भी न्यूज़पेपर हैं, उनमें कोई बात आई है तो ब्लू बुक यहां एक फिगर ऑफ स्पीच मेटोनमी है। मेटोनमी क्या होता है? जब आप किसी मेटोनमी और मेटाफर, 2 अपन बड़े फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम सुनते हैं। मेटाफर में होता यह है कि एक चीज को दूसरी चीज से बिना लाइक और एज के कंपेयर किया जाता है। यहां मेटोनमी में एक चीज जो उसके जैसी दिख रही है उससे रिप्लेस किया जाता है। जैसे ब्लू बुक से किसको नोटिस किया? एग्जाम बुक से कर दिया ब्लू बुक दिखा के। जैसे ये कहें हैंड्स, हाथ मजदूरी की बात कर रहे हैं, मजदूर लोगों की बात कर रहे हैं। हार्ड टाइम्स में मेटोनमी है, हैंड्स का जिक्र आता। हार्ड टाइम्स एक नॉवल लिखा गया था तो चार्ल्स डिकिंस का, डिकिंस उसमें हैंड्स की बात कर रहे हैं। हाथ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मजदूरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेटोनमी हुआ करती है, यहां उसका जिक्र है। तो कहते हैं कि ज्यादातर हमें कविताओं से ज्यादा कवियों का चर्चा सुनता है, जो कि गलत बात। In the last article, I tried to point out the importance of the relation of poem to other poems by the authors and suggested the conception of poetry as a living whole of all the poetry that has ever been written. ये भी important line जिसकी अपन अभी बात करके आ चुके थे। क्या
कि कविता है वो एक लिविंग होल है। जितनी भी कविताएं आज तक लिखी गई हैं वो सब एक जैसी। कैसे हैं एक जैसी? एलियट पैराडॉक्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसके अंदर। एक जैसी ऐसे हैं, मैंने आपको ये बताया था कि इमोशन जब एक जैसे हैं सारे, सुख दुख सब चीजें, तो ये बताइए कविता भी उन्हीं पे बात कर रही है तो एक जैसी है। मगर उन इमोशन को नए तरीके से, सलीके से, दिमाग के उस कैटलिस्ट, वो एग्जाम्पल से अपन ने समझा था कि उसे नया कैसे बना सकता है एक कवि। नदी वही एक है, उसकी धारा को मोड़ कोई कैसे सकता है। तो यहां ये इमोशन, ये इसका कहने का मतलब एलियट का ये है कि कविता है वो क्या है, एक शाश्वत चीज है, उसे कहने वाला अपने तरीके से अलग से कह सकता है, वही एक आर्ट है। The other aspect of this impersonal theory of poetry is the relation of the poem to its author. And I hinted by an analogy that the mind of mature poet differs from that immature one, not precisely in any valuation of personality, not being necessarily more interesting or having more to say, but rather by being more finely perfected medium in which special or very varied feeling are at liberty to enter new combination. कवि कह रहे, एलियट कह रहे हैं, कविता का मतलब ही कवि का पर्सनल नहीं होना है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी व्यक्तिपरक सोच का ना आए, वो पूरे समाज विशेष के बारे में बात करे, उसे अलग सा पैदा कर दे कुछ। यही इम्पर्सनल की थ्योरी जो अपन पीछे समझ के आ चुके हैं। द एनालॉजी ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की जो एनालॉजी दी थी, जो संबंध स्थापित करके बताया था कवि का और प्लेटिनम का, उसकी बात कर रहे हैं। When the two gases previously mentioned are mixed in the presence of a filament of platinum, they form sulfurous acid. The combination takes place only if the platinum is present. Nevertheless, newly formed acid contains no trace of platinum. जब उन गैसेस में प्लेटिनम मिलाया जाता है तो वो कुछ नया बनाती हैं, मगर ध्यान रहे वो नया जो बनता है उसमें प्लेटिनम का कोई ट्रेस नहीं है, उसमें कवि का कोई ट्रेस नहीं है, कोई हिस्सा नहीं, कुछ खुद की जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं। And the platinum itself is apparently unaffected, और जो प्लेटिनम है वो इससे अफेक्ट भी नहीं होके जाता है। ये सबसे खास बात है, ये सिर्फ कविता पे ही लागू नहीं होती। जब हम फिल्में देखते हैं और बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यू आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने एक ऐसा आर्ट वर्क किया, एक ऐसी फिल्म में काम किया था जिसके ऑरा से हम 2 महीने तक निकल नहीं पाए, उसी इमोशन में ठहरे रहे। एलियट ऐसे एक्टर्स को, ऐसे कवियों को एक ये मान रहे हैं कि वो उस आर्ट को उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर वो खुद उससे इफेक्ट होके आ गए तो आर्टिस्ट किस हिसाब के हैं? वो आर्ट रियलिटी से अलग है, अलग दुनिया अलग है। आर्टिस्ट है ही वो जो रियलिटी को आर्ट की फॉर्म में बना के दे। सच्चाई तो हर कोई इंसान बता रहा है कि ऐसा ऐसा दुनिया में होता है। अगर आप उससे अफेक्ट ही हो गए हो कोई चीज से तो आर्टिस्ट कैसे हैं? आर्टिस्ट आप तब हैं जिससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और ना ही आप उसके अंदर कोई अपनी पर्सनल जिंदगी का कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक एलियट ने यहां बात करने की कोशिश करी। द माइंड ऑफ द पोएट इज अ श्रेड ऑफ प्लेटिनम, कवि का दिमाग प्लेटिनम है। मेटाफर है, अपन ने पहले समझ चुके हैं। इट मे पार्शली एक्सक्लूसिवली ऑपरेट अपॉन एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैन हिमसेल्फ, बट द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, the more completely separate in him will be the man who suffers, and the mind which creates, the more perfectly will be the mind digest and transmute the passion which are its material. बात वही है यहां भी कि अगर वो उस आर्ट में इतना मुब्तिला है तो अपना इंप्रेशन कुछ छोड़ के ना आए, वो अपने को अफेक्ट करे बगैर उस चीज से निकल जाए। तो ये वही बात कर रहे हैं। The experience you will notice the elements which enter the presence of the transforming catalyst are of two kinds, emotions and feeling. ये बात भी मैं करके आ चुका हूं कि एलियट कि इस कैटलिस्ट को प्रभावी कैसे बनाता है कवि, किन चीजों से? एक तो भावनाओं से और एक संवेदनाओं से, ये अपन समझ चुके हैं। The effect of a work of art upon a person who enjoys it is an experience different in kind from any experience not of art. जो आदमी उस चीज को बनने के बाद एक्सपीरियंस करे तो उसे लगे ऐसा अनुभव मुझे हुआ नहीं, मगर उसको ये नहीं मालूम प्रेम का अनुभव तो जिंदगी भर से उसके पास था। प्रेम तो वो अपने आसपास के लोगों से, बहुतों से करता है, मगर
कवि ने क्या है वो अनुभव नया दिया, जैसे गालिब के शेर ने अनुभव नया दिया, साहिर के शेर ने अनुभव नया दिया, जिगर मुरादाबादी के शेर ने अनुभव नया दिया, फैज के शेर ने अनुभव नया दिया। प्रेम तो हमेशा से था ही। द इफेक्ट ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट अपॉन ए पर्सन, एक न्यू एक्सपीरियंस, इट मे बी फॉर्म्ड आउट ऑफ वन इमोशन और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एंड वेरियस फीलिंग inherent of the writer in a particular words or phrases or images, यहां एलियट एक और इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, inheriting for the writer in particular words or phrases or images may be added to the compose the final result। वो कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि गुस्से का भाव हमेशा से वही पुराना भाव है, उसको कोई कवि नए तरीके से कैसे बता सकता है? या तो कोई ऐसा चित्र बना दे, नई इमेज बना दे, नया कोई रेफरेंस उठा के बना दे तो वो नया बन जाता है। जैसे शायर ने अपने शेर में कहा था कि वहशते दिल रस्म उद्दार से रोकी न गई, न किसी खंजर न किसी तलवार से रोकी गई, और इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। तो लैला मजनू का रेफरेंस देके एक नई पिक्चर बना दी, बात प्रेम की है। अब यहां खुद एलियट हैं, वो एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं कि ये है अच्छी पोइट्री, इसके अंदर कवि खुद कोई बात नहीं बता रहा, वो इमोशन और फीलिंग को कैसे साइंटिफिकली मोल्ड कर रहा है, नया दिखा रहा है, वो कविता है। देखिएगा, और ग्रेट पोइट्री मे बी मेड विदाउट अ डायरेक्ट यूज ऑफ एनी इमोशन वॉट एवर। अच्छी कविता है या वो सिर्फ फीलिंग के सहारे भी बन सकती है, उसमें चाहे भाव मत हो, कुछ नया बताने के लिए। कंपोज आउट ऑफ फीलिंग्स ओनली, वो सिर्फ फीलिंग के ऊपर भी बन सकती है। जैसे एग्जांपल देते हैं, कैंटो 15 है इन्फर्नो का, ब्रूनेटो लैटिनी का यहां एग्जांपल देते हैं। कैंटो 15 क्या है, इन्फर्नो क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एक इटालियन बहुत फेमस राइटर हुए हैं दांते एलिगेरी। दांते का एक वर्क था द डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, इस डिवाइन कॉमेडी के 3 हिस्से थे। पहला था इन्फर्नो, जिसे कहा गया हेल। दूसरा था परगेटेरियो, इसे कहा गया था प्रायश्चित, मान सकते हैं हिंदी में अपन। और तीसरा हिस्सा था पैराडाइसो, यानी पैराडाइज, स्वर्ग। इन 3 हिस्सों में इन्फर्नो से यहां इस एक कैंटो उठा रहे हैं, एक पद्य उठा रहे हैं एलियट, और वो पद्य है 15 नंबर का, जो उसके अंदर पोइट्री का जो हिस्सा है उससे बात कर रहे हैं। दांते का डिवाइन कॉमेडी भी एक शाश्वत प्रेम का एक बड़ा उदाहरण है। दांते इटली के बड़े फेमस कवि रहे। दांते की जो मनकुआ थी उसका नाम बेट्रिस था। बेट्रिस को दांते ने जिंदगी में एक बार देखा था, वो भी बहुत छोटी उम्र में। उसके बाद बेट्रिस की डेथ हो जाती है और दांते उनसे कभी मिलते भी नहीं है, मगर बेट्रिस उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती हैं। उसे वो खुदा मान लेते हैं, इंसान को ही, जिसे अपन इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी कहते हैं। इंसान को ही खुदा मान लेना, ना उसे कभी मिले, सिर्फ एक बार देखा था, और उसी प्रेम में ये कहा जाता है उन पे एक अलग तरह की उन्हें चेतना मिलती है, अलग तरह की जागृति मिलती है बेट्रिस को सोचने से, और ये डिवाइन कॉमेडी लिखते हैं। इस डिवाइन कॉमेडी में, इस कैंटो 15 में जिक्र आता है ब्रूनेटो लैटिनी का। ब्रूनेटो लैटिनी का, ब्रूनेटो लैटिनी क्या है? दांते के गुरु थे, दांते के उनका डिसाइपल थे, दांते उनसे सीखते थे। तो ब्रूनेटो लैटिनी दांते को हेल में मिलते हैं, नर्क में। इस कविता में दिखा रहे हैं दांते कि मुझे ब्रूनो लैटिनी मिल रहे हैं हेल में, और हेल में वो क्या बात देखते हैं? Is a working up of an emotion evident in the situation, but the effect through single as that any of work of art is obtained by considerable complexity of detail। कहते हैं यहां इमोशन तो वही घिसा पुराना इमोशन है, कोई खास इमोशन नहीं है। दांते जब हेल में मिलते हैं ब्रूनेटो से, तो ब्रूनेटो उन्हें जीवन की सच्चाइयां बताते हैं। वो सोच के धक्का लगता है कि मेरा जो गुरु है वो भी हेल में, नर्क में है वो भी। तब दांते हैं देखते हैं एक वक्त पे कि ब्रूनेटो उन्हें ज्ञान देके
कुछ एक चीजों के बारे में और उन्हें नॉलेज देके भागते नजर आ रहे हैं। और दांते कहते हैं वो भागना भी एक ऐसे उन्हें जीत के जैसा सा महसूस हो रहा है, उनका दौड़ना भी। तो उस डिटेलिंग में कैसा इमोशन, हेल के अंदर कोई आदमी है, वो उपदेश दे रहा है और वो जीत की तरह लग रहा है नरक के अंदर भी। ये अलग ही तरीके की बात थी। यहां कोई इमोशन का डिटेल में जिक्र नहीं है, मगर कविता की डिटेलिंग ऐसी है, सिचुएशन ऐसा बनाया गया है, वो लोगों को एक ऐसी संवेदनाएं पैदा कर रहा है, बेचैन कर रहा है कि क्या बात थी, क्या कह के गए हैं दांते। ये एक खूबसूरत एग्जाम्पल दांते से दिया है। आगे देखते हैं। द पोएट्स माइंड इज इन फैक्ट ए receptacle for seizing and stopping numberless feeling, phrases, images which remain there until the particles which can unite to form a new compound are present together। यहां वापस से एलियट है एक मेटाफर यूज कर रहे हैं। मेटाफर क्यों, कैसे? रिसेप्टेकल का मतलब होता है पात्र या कोई कंटेनर। आप जब नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भी ये आता है कि एक्टिंग क्या है या एक्टर क्या है। तो एक्टर को कहा गया पात्र है वो बहुत सी चीजों का, वो बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी चीजें, जैसी आर्ट की उसको जरूरत है, जैसा वो बनाना चाह रहा है, जैसा वो एक्टर बनना चाह रहा है, वैसा वैसा वो मोल्ड अपने अंदर भरता जाता है, चीजों को वैसा वैसा दिखाता जाता है। यही कवि का काम है। अपने अंदर उसके पास इमोशंस तो हैं, अलग अलग इमेजेस, अलग अलग शब्द है, उसके साथ खेलता है दिमाग से और कुछ नया देके जाता है, तो वो पात्र है। तो ये मेटाफर, कवि को, दिमाग को क्या कहा गया? पात्र कहा गया है, एक रिसेप्टेकल कहा गया है। If we compare several representative passages of greatest poetry, you can see how great is the variety of types of combination। Variety of types of combination का क्या मतलब है कि कैसे अलग अलग कविताओं में इन भावों को, इन चित्रों को, इन संवेदनाओं को अलग अलग जोड़ा गया है। भाव एक ही है, जोड़ने का, बताने का तरीका अलग अलग है। ऐसा ही अपन ने 3 पुराने जो शायर हैं उनकी शायरी में समझा था। Also, how completely any semi-ethical criterion of sublimity misses the mark. For it is not the greatness, the intensity of emotion, the components, but the intensity of the artistic process, the purpose, so to speak, under which the fusion takes place that count। ये कह रहे हैं कविता क्या है, कविता में नयापन क्या है, कविता में नयापन किस चीज का है, कैसे उन चीजों को कवि है वो अरेंज कर रहा है, वो अरेंजर कितना खूबसूरत है, वो अलग अलग चीजों को आपस में मिला कैसे रहा है, कंबाइन कैसे कर रहा है। The episode of Paolo and Francisca employs a definite emotion, but the intensity of poetry is something quite different from whatever intensity in the supposed experience it may give to the impression। एक और एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल यहां दिया है। दांते का ही इसी इन्फर्नो में 2 लोग दांते को मिलते हैं, पोलोआ एंड फ्रांसिस्का। फ्रांसिस्का पोलो की बिलविड थी, पोलो इनसे प्रेम करते थे, मगर फ्रांसिस्का की शादी पोलो के भाई से हुई थी। अब फ्रांसिस्का पोलो से संबंध बना लेती है, उनसे रिश्ते कायम रखती हैं। अब इनको हेल, भगवान ने इनको हेल, नरक में भेजा है बिकॉज ऑफ देयर लस्ट। उनकी वासना की वजह से उन्हें हेल में भेजा है। अब ये एलियट कह रहे हैं, ये देखो इमोशंस का कितना एक नया सा कॉम्बिनेशन पैदा किया है दांते ने। 2 प्यार करने वाले इंसान, उन्हें कहां भेजा गया है? नरक में भेजा गया है, लस्ट का नाम देके। और वहां भी वो दोनों हैं, क्या हैं? खुश नजर आते हैं, दुख नजर आते हैं। तो उस खुशी उन्हें इस बात की है कि वो दोनों साथ हैं, मगर वो नरक में है। तो वो खुशी और दुख है, उनका एक नया सा तरीका पेश किया है दांते ने कि सुख के साथ दुख भी है और दुख के साथ सुख भी है। तो ये अरेंजमेंट इतना खूबसूरत किया है। अब ये समझाने से तो आपको बात ऐसी लग रही होगी, ये तो बहुत देखा है सुख दुख। पहली बात तो दांते लिख कब रहे थे? एंशिएंट टाइम में लिख रहे थे, उस वक्त ये नया इमोशन दिख रहा है। हेल के अंदर लवर है बिकॉज ऑफ लस्ट एंड दे आर हैप्पी एंड साइमल्टेनियसली सैड
50-50 खुश भी है, दुख भी है। तो ये जब पूरा इस चीज को पढ़ते हैं, इस इन्फर्नो के इस एपिसोड को, तब अलग सा इमोशन, अलग सा नया सा कुछ देके जा रहा है। तो ये एक पोइट्री की खास बात है, यहां से एग्जाम्पल दिया है। आगे देखते हैं। द एपिसोड ऑफ पोलो एंड फ्रांसिस्का एम्प्लॉयज डेफिनाइट इमोशंस। इमोशन तो डेफिनेट है, निश्चित इमोशन, वही प्यार और सुख का और दुख का, बट उसको पेश कैसे किया गया वो एक खास बात। द एपिसोड, उसके बाद बात करते हैं, इट इज नो मोर इंटेंस फर्दर मोर देन कैंटो 26, द वॉयज ऑफ यूलिसिस, विच हैज नॉट द डायरेक्ट डिपेंडेंट अपॉन एन इमोशन। अब बात करते हैं, यहां एक और रेफरेंस दिया है यूलिसिस का। यूलिसिस ट्रॉय वॉर का एक सोल्जर, एक वॉरियर थे ट्रॉय वॉर के। ये कहां से आया ये रेफरेंस? ये लिखा तो दांते ने ही इसके ऊपर है, मगर ये एक्चुअल यूलिसिस का आइडिया है। ये होमर के का जो वर्क है, होमर का ओडिसी से आया है। होमर ने एक एपिक लिखा था ओडेसी और एलियड नाम से। वहां एक कैरेक्टर था यूलिसिस। आफ्टर वॉर ऑफ ट्रॉय एंशिएंट जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन है, वहां एक ट्रॉय की लड़ाई होती है। उसमें ट्रॉय की लड़ाई में दो आपस में कुनबे राजा आपस में लड़ते हैं, और वो लड़ाई के बाद एक तरह से माना जाता है ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन एक तरह से खात्मे के ऊपर था। तो उस लड़ाई का एक वॉरियर, जिसको दांते भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो घर पहुंचने में 10 साल लगाता है, और 10 साल पहुंचने के बाद भी वापस वो कहता है कि मैं अभी यहां रुकने वाला नहीं हूं, अभी मुझे और ट्रेवल करना है, मेरी जर्नी अभी आगे जारी रहेगी। तो ये कह रहे हैं दांते, इस चीज को डिस्क्राइब ऐसा कर रहे हैं, यहां इमोशन नहीं है, यहां साहस की बात है। मगर उस साहस को प्रेजेंट कैसे किया गया है? साहस का जिक्र हमेशा से चलता आया है, मगर दांते ने जिस खूबसूरती से साहस को दिखाया है वो कुछ अलग है, कुछ अलग निकल के आ रहा है। एक एग्जांपल ओडेसी से। ओडेसी लिखा एक एपिक था होमर ने, और उस ओडेसी में, उसको ओडेसी भी बोलते हैं लैटिन भाषा में, उसे यूलिसिस भी कहते हैं। तो वहां एक कैरेक्टर था यूलिसिस, उसकी जर्नी के बारे में जिक्र है, उसे दांते ने अलग खूबसूरती से दिखाया। आगे बात करते हैं, ग्रेट वेराइटी इज पॉसिबल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ इमोशन। ट्रांसम्यूटेशन इमोशन का क्या है? आप एक ही भाव को अलग तरीके से कैसे दिखा सकते हो? जैसे अपन ने पीछे भी बात करी उन प्रेम के एग्जांपल। द मर्डर ऑफ एगमेम्नन, द एगनी ऑफ ओथेलो गिव्स एन आर्टिस्टिक इफेक्ट apparently closer possible original than the scenes from Dante। यहां कह रहे हैं, एक और जिक्र आता है, एक रोमन राइटर थे एस्चिलस ने एक वर्क लिखा था एगमेम्नन। ये एगमेम्नन कौन था? ये भी उसी ट्रॉय वॉर में, वॉर ऑफ ट्रॉय था, उसका ही एक वॉरियर था। इसकी वाइफ का किसी के साथ रिलेशन था, तो वो उसका जो जिसके साथ जिस वाइफ का रिलेशन था, वो दोनों मिलके एगमेम्नन को मार देते हैं। तो जब वो मारने का, डेथ का जो डर का सीन आ रहा है, वो ऑडियंस को एकदम रिवाइव कर रहा है। ऑडियंस ने मर्डर पहले भी देखे हैं, ऑडियंस ने मर्डर सुने भी हैं, मगर उन्हें लग रहा है कि जब मर्डर हो रहा है वो वहीं मौजूद है। ऑडियंस कहीं ना कहीं, स्पेक्टेटर को लग रहा है वो वहीं थी कहीं ना कहीं उस प्ले को देखने के बाद। तो ये कहते हैं उस डर को, उस खौफ को, उस मर्डर को दिखाने की एस्चिलस की खूबसूरती थी उस रोमन राइटर की। उसने एगमेम्नन के जो प्ले लिखा था, ट्रेजेडी लिखी थी, जो ट्रॉय वॉर का हीरो था, उस एगमेम्नन के ऊपर कहानी लिखी थी, उसने कैसे नया सा कुछ बता के चला गया। ऐसा ही एक रेफरेंस आ रहा है ओथेलो का। ओथेलो का क्या प्ले था? ओथेलो
विलियम शेक्सपियर का एक प्ले, ओथेलो, शेक्सपियर ने लिखा। शेक्सपियर का प्ले। इस ओथेलो में क्या दिखता है? ओथेलो नाम का एक मूर है, एक कलर्ड इंसान है। कलर्ड जिसे अपन बहुत ही लेमैन टर्म में कहें, ब्लैक है, एफ्रो अमेरिकन कोई इंसान है, निग्रो है। उसको एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी होती है जिसे डेस्डेमोना कहा गया है। डेस्डेमोना के ऊपर वो शक करने लगता है और एक वक्त उसे खत्म कर देता है। तो ये वाली चीज जब दिखाई जाती है ओथेलो की, ये उसकी जो शक की, ये उसकी ट्रेजेडी को, तो ऑडियंस देखने वाले महसूस करते हैं कि हीरो के अंदर खुद कितनी ट्रेजेडी है, तो उसे लाइवली बना देती है पूरी चीज को। ऐसी क्या ऑडियंस ने ऐसे भाव पहले क्या देखे नहीं थे? मगर वो बताने का उस शेक्सपियर के दिमाग की उपज ऐसी थी कि उसने उसे नया कर दिया। था वही उसी नदी का हिस्सा, उसी दुख, उसी भाव जो पहले से उन्हीं का हिस्सा था, मगर उसे उसने नया बना दिया। ये भी एक खास बात है इस वक्त की। द ओड ऑफ कीट्स, जॉन कीट्स का यहां रेफरेंस आ रहा है कि कीट्स के जो ओड हैं contains a number of feelings which have nothing particular to do with the nightingale. कीट्स ने लिखा ओड टू नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के बारे में लिख रहे हैं कीट्स, और कीट्स के जो भाव है उनका नाइटिंगेल से कुछ लेना देना नहीं है। कीट्स कभी दुखी महसूस कर रहे हैं, कभी कीट्स कह रहे हैं उन्हें मरने की इच्छा है, कभी कीट्स खुश हो रहे हैं, मेलनकलिक साउंड कर रहे हैं। वो मेलनकली तो हमेशा से थी, मगर कीट्स ने क्या किया, एक ट्रिक खेली कविता में। कीट्स ने यह किया कि नाइटिंगेल जो बुलबुल है वो एक प्यारा नाम है, दूसरा वो एक खास है अपने आप में, तो मेरे दुख को नाइटिंगेल की तरफ से मैं ऐसे दिखा के पेश करता हूं। तो बताओ एक नई अप्रोच बनी या नहीं बनी? कविता को अपने कहन को कहने की नई विधा बनी। तो ये लोगों को अपील कर रही है। यहां कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी, कीट्स खुद के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, नाइटिंगेल ऐसी है तो वो ऐसा सोच रहे हैं। तो यहां पोएट ने क्या किया, अपनी पर्सनैलिटी को खत्म कर लिया और नाइटिंगेल से सब कुछ बता दिया। ऐसा ही एगमेम्नन जो प्ले है उसमें हो सकता है राइटर दुखी हो, उस वक्त खुद के बारे में कुछ नहीं कहा, एगमेम्नन से सब कुछ बता दिया। ऐसा ही जब साहस किसी राइटर ने फील किया तो उसने लिखा किसके ऊपर, यूलिसिस के ऊपर, खुद ने नहीं बताया खुद के बारे में, यूलिसिस से बतला दिया। ये कुछ नया भी करके जा रहे हैं और खुद को दिखा भी नहीं रहे हैं। ये कविता की बात। The point which I am struggling to attack is perhaps related to the metaphysical theory of the substantial unity of the soul. For my meaning is that the poet has not a personality to express. एलियट यहां कह रहे हैं जो मेटाफिजिकल थियरी, जो एरिस्टोटल और स्कोलास्टिक स्कूल ने जो थियरी दी थी, थियरी क्या थी, एकात्मवाद, सोल है, वो सब चीजें, इंसान है वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है, अलग अलग कुछ नहीं है। अलग वो कुछ कोई भी आइडिया, कोई भी इमोशन है वो एक है, वो अलग नहीं हो सकता। यहां एलियट कह रहे हैं गलत बात है, अलग हो सकता है। कभी अपनी पर्सनैलिटी दिखाएगा ही नहीं, सब लोगों के हिसाब से बताएगा, मगर उसे नया बता के जाएगा। तो आप ये मेटाफिजिकल जो थियरी है उससे ये क्रिटिक कर रहे हैं एरिस्टोटल का जो आइडिया है उस पर। बट ए पर्टिकुलर मीडियम, कवि है वो मीडियम है, माध्यम है कहने का, विच इज ओनली ए मीडियम एंड नॉट ए पर्सनैलिटी, वो सिर्फ मीडियम है, कोई उसका व्यक्तिगत उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। इन विच इंप्रेशंस एंड एक्सपीरियंसेस कंबाइन इन अ पेक्यूलियर अनएक्सपेक्टेड वेज, उसमें अनुभव है और जो आपका कहने का तरीका है, इंप्रेशंस हैं जो कवि ने देखे हैं, चीजें सीखी हैं, इमेजेस हैं, वो एक पिक्यूलियर या एक नए तरीके से कहने की बात है। उसमें कवि कोशिश ये करता है नए तरीके से कहा जाए। पोइट में प्ले क्वाइट ए नेग्लिजिबल पार्ट इन द मैन द पर्सनैलिटी, कवि है वो नेग्लिजिबल ना के बराबर अपना कंट्रीब्यूशन देता है अपनी पर्सनैलिटी का। कविता तो वो कर रहा है, उसका दिमाग है वहां, अपने बारे में बता के नहीं जा रहा। I'll quote a passage which is unfamiliar enough to be regarded with fresh attention in the light of darkness of these observations. वो एक सिरिल टर्नर का रिवेंजर्स ट्रेजेडी नाम से एक प्ले लिखा था जैकोबियन एज में। सिरिल टर्नर ने जैकोबियन एज में, जैकोबियन एज कौन सी है? एलिजाबेथन एज के बाद आने वाली एज जैकोबियन एज है। जैकोबियन एज में सिरिल टर्नर है, मतलब जब
जॉन वेबस्टर और ये सब प्ले लिख रहे थे, उसी वक्त सिरिल टर्नर ने ये प्ले लिखा रिवेंजर्स ट्रेजेडी। अब इस रिवेंजर्स ट्रेजेडी में सिरिल टर्नर एक इमोशन की बात कर रहे हैं, वो खूबसूरती के ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खूबसूरत होना बहुत अच्छी बात है, मगर ये खूबसूरती कई बार इंसानों को मरवा भी देती है। जैसे वॉर ऑफ ट्रॉय क्यों हुआ था? ट्रॉय का जो युद्ध है वो इसलिए हुआ था, दो अलग अलग राजा थे, उनको एक कोई औरत थी जिसका नाम था हेलन, वो पसंद आ जाती है और उसके ऊपर वो पूरी लड़ाई होती है। तो कहते हैं कई बार कोई चीज क्या है, खूबसूरती है, वो विनाश का कारण भी बनती है, वो लड़ाई का कारण भी बनती है। तो अब यहां देखिए, खूबसूरत इंसान की तारीफ करी जाती है। इन्होंने 1606-7 में उस चीज को कुछ अलग से बताने की कोशिश करी। तो एलियट कह रहे हैं यही कुछ अलग, यही कुछ नया बताना कविता है, बिना खुद को एक्सप्रेस करे। In this passage, as is evident if it is taken in the context, here is a combination of positive and negative emotion. यहां अच्छे भाव और बुरे भाव दोनों का जिक्र है। भाव एक किसका है? खूबसूरती का, उसको अच्छा भी बताया गया है, बुरा भी बताया गया है, ये कुछ नया है। An intensely strong attraction towards beauty and equal intense fascination with the ugliness which is contrasted with it and which destroys it. कह रहे हैं कि खूबसूरती में एक बदसूरती भी होती है। अब ये बताओ, कोई नई बात है? खूबसूरती में बदसूरती कैसे है? जब कोई खूबसूरती विनाश का कारण बनती, जैसे हेलन की वजह से लड़ाइयां हुई हैं, वही खूबसूरती विनाश का कारण है, तो उसे अलग तरीके से यहां पेश किया गया। दिस बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टेड इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन को एक साथ बताया। ये कॉन्ट्रास्टेड इमोशन in the dramatic situation to which is the speech is pertinent, but the situation alone is inadequate to it. This is, so to speak, structural emotion provided by the drama, but the whole effect, the dominant tone, is due to the fact that a number of floating feelings having an affinity to this emotion, by no means superficially evident, have combined with it to give us a new art or emotion. बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होकर आर्ट बन रही है, वही बात कर रहे हैं, कोई नहीं। यहां मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो लाइन अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एलियट इस ऐसे को लंबा खींचने का दिख ये रहा है कि बात है उसे घुमा के और ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच को साबित कर सके, इसलिए इसे लंबा खींचा जा रहा है। अदरवाइज अपन ये देख रहे हैं बातें वही कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कोई लाइन आएगी उसको अपन मार्क करेंगे साथ में। इट इज नॉट हिज पर्सनल इमोशंस, the emotions provoked by particular event in his life, that the poet is in any way remarkable or interesting. His particular emotion may be simple or crude or flat. The emotion in his poetry will be very complex thing, but not with the complexity of emotion of people who have very complex or unusual emotions in life. ये कह रहा है, मान लो एक कविता लिखी ब्यूटी के बारे में, एक प्ले लिखा ब्यूटी के बारे में सिरिल टर्नर ने। टर्नर ने कहा खूबसूरती के साथ ही बदसूरती भी, और उन्होंने बताया कैसे कि एक औरत की वजह से कुछ लड़ाइयां भी हो सकती हैं। अब वो कह रहे हैं भले ही उस वक्त सिरिल टर्नर के दिमाग में क्या चल रहा हो, वो खूबसूरती को हमेशा अच्छा ही मानते हो, भले ही वो खूबसूरती को हमेशा बुरा ही मानते हो, मगर उन्होंने दोनों चीजों को साथ में दिखा दिया। तो ये उनकी पर्सनल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था उस चीज का, वो तो उनकी कहन की, उनकी आर्ट की कमाल की बात थी कि उन्होंने उस चीज को ऐसा प्रेजेंट कर दिया। तो ये एक बात एलियट करके जा रहे हैं। The emotions in his essay poetry will be very complex. One error in fact of eccentricity in poetry is to seek for new human emotion to express. कहते कविता में ये पागलपन है एक चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं एलियट यहां, जो अपन ऊपर एक्सप्लेन भी करी है कि एन एरर, एक गलती है या एक पागलपन है कविता के अंदर। किस चीज का? कि हम नए इमोशन ढूंढते हैं, नए भाव ढूंढते हैं। नए भाव कविता नहीं है, पुराने भावों को बदल बदल के पेश करना ही कविता है, क्योंकि भाव तो इंसान के हमेशा से वही रहते हैं, उनको कुछ नया तरीके से पेश करना ही कविता है। And in this search for novelty in the wrong place, it discovers the perverse. The business of a poet is not to find new emotion. Important line है, कवि का काम नए इमोशन ढूंढना नहीं है, बट टू यूज द ऑर्डिनरी वंस, जो सामान्य इमोशन है उन्हीं पे साथ खेलना है।
एंड इन वर्किंग देम अप इनटू पोइट्री, उनको कविता में काम में लेना है, टू एक्सप्रेस फीलिंग विच आर नॉट इन एक्चुअल इमोशंस एट ऑल, ऐसी भावनाओं में, ऐसी संवेदनाओं में डाल के दिखाना है कि वो नया इमोशन चाहे लगता लगे अपन को। कॉन्सिक्वेंटली वी मस्ट बिलीव दैट इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहां टी.एस. एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक पोएट हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कैसे? इमोशंस recollected in tranquility, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि कविता कोई साइंस नहीं है, कविता तो जो भाव आपने इमोशंस, आप कोई जगह गए, आप अपने खाली स्पेस पे हो, आप सोच रहे हो, आपने भाव इकट्ठा किए और एक वक्त ऐसा आएगा आपको पता नहीं कैसे आप उन भावों को उड़ेल दोगे एक साथ, ये कविता है। एलियट कह रहे हैं ऐसी कविता नहीं है। अगर आपके भाव, आपके मन में कुछ भी आ रहा है तो आप कुछ भी अपने बारे में भी बताओगे, और रोमांटिक कविता तो सारी अपने बारे में बताने के ऊपर है। जो छायावाद हिंदी में जिसे अपन कहते हैं, जो रोमांटिक से ही आई है, वो तो अपने बारे में बात करने की बात हो रही है। आपके दिमाग में अब जब आप अपने इमोशन को उड़ेलोगे तो वहां कुछ भी बताओगे। एलियट कह रहे हैं कविता साइंस है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, प्लेटिनम का एग्जाम्पल, सब कुछ ऐसा नहीं है कविता में कि आप कुछ भी बताओगे, अपने बारे में बताओगे, अपने समाज के बारे में बताओगे, कुछ नए इमोशन पैदा करोगे, ये कविता नहीं है। पुरानी चीजों को बताओ अगर आप कवि हो, और नए तरीके से बताओ अगर आप में जज्बा है कविता का। तो यहां वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस लाइन से। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये लाइन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी किसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं? एलियट वर्ड्सवर्थ के ऊपर। इज एन इनएग्जैक्ट फॉर्मूला, एलियट कह रहे हैं ये फॉर्मूला गलत है कविता का। फॉर इट इज नीदर इमोशन, ना ही तो भाव, नॉर रिकलेक्टेड विदाउट डिस्टॉर्शन ऑफ मीनिंग ट्रैंक्विलिटी, इट इज concentration and a new thing resulting from concentration of a very great number of experiences which to the practical and active person would not seem to be experience at all। ये कह रहे हैं कोई प्रैक्टिकल इंसान है, सच्चा रियल जो दुनिया में जी रहा है, उसके लिए ये इमोशंस हैं, इकट्ठा करना। इमोशन तो कोई भी इकट्ठा करने का, उनको उड़ेलना ही का कविता है क्या? कविता तो साइंस है एक तरह की, कविता तो एक प्रोसेस है जो अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशन से बनती है, और कवि एक पात्र है, उन चीजों को डालता है, उसकी प्रोसेस करता है, अच्छे से एक फॉर्मूला में डालता है, उसका मीटर, उसका तुक, उसकी एस्थेटिक जानता है, और उस नई चीज को पैदा करता है। Great number of experience at all, it is a concentration which doesn't happen consciously or deliberation. These experiences are not recollected, and they finally unite in an atmosphere which is tranquil only in it is passive attending upon the event. Of course, this is not quite the whole story. There is a great deal in the writing of poetry which must be conscious and deliberate. कविता है वो कॉन्शियस और डेलिब्रेट, आपकी चेतना से होनी चाहिए। और कविता ऐसे नहीं है कि कई लोग ये कहते हैं, ये ऐसा पक्ष है, कई ये कहते हैं कवि बन जाते हैं, कई कहते हैं कवि पैदा होते हैं। ये कौन सी डिबेट की एलियट बात कर रहे हैं? पोएट्स आर बोर्न, ये बात कही जाती है। कई बार कहा जाता है पोएट्स आर मेड। एलियट इस पक्ष में है कि कवि हैं वो बनते हैं, हार्ड वर्क से, लेबर से। कविता ऐसे नहीं ऐसे ही हो जाती, ऊपर से आशीर्वाद मिला, कविता के लिए मेहनत करी जाती है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्स आर बोर्न,
और यहां इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं रोमांटिक्स को कि कविता कैसे बन जाएगी ऐसे ही मेहनत के बगैर। साइंस है कविता, तो उसमें तो अलग अलग चीजों का ताना बाना रखा जाता है, कोई चीज ऊंची नीची है उसको परखा जाता है, तब कविता बनती है डेलिब्रेशन से। तो ये बात यहां कमेंट करके जा रहे हैं एलियट वर्ड्सवर्थ के ऊपर। In fact, the bad poet is usually unconscious where he ought to be conscious. बुरा कवि वो है, वो अचेतन मन में है जब उसको चेतन मन से लिखना चाहिए। Unconscious. The bad poet is unconscious where he ought to be conscious and conscious where he ought to be unconscious. बुरा कवि कैसा है? जब उसे चेतना में होना चाहिए तब वो अचेतन मन से कर रहा है, अचेतन मन से कर रहा है तब वो चेतना में है। और ये तभी होता है जब स्पॉन्टेनियसली करते हो, कविता को आप डेलिबरेटली कॉन्शियसली नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब कविता है, सीधी सी बात है, वो एक साइंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस ऐसे की एक लाइन अपन को लास्ट में दिख रही है, बोथ एरेज टेंड टू मेक हिम पर्सनल, poetry is not turning loose of emotion but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. But of course only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things. ये भी यहाँ एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, ये बात करेंगे आगे, अपन फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं इसके तब। एलियट कह रहे हैं कविता है, ये क्या है? टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। एक साथ कुछ बहाव में बह के कह देना कविता नहीं है, उन बहावों से बचना। एक साथ बहाव में बहोगे होगा क्या? आपकी पर्सनल निजी जिंदगी के रेफरेंस आएंगे, भाई तरीके से नहीं लिखी गई है, हर कुछ ही कहोगे तो अपनी निजी जिंदगी के रेफरेंस आएंगे। तो कविता तो वो है उन निजी जिंदगी के इमोशन से बचना, तभी आप उसको पूरी मानवता के लिए बना सकते हो, तभी उसे आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, एक पूरा समाज विशेष उसे एंजॉय कर सकता है। ये एलियट यहां बात करके जा रहे हैं। आगे जो लास्ट का थर्ड पार्ट है उसमें एलियट ने क्या कहा है, यहां एक एरिस्टोटल की लैटिन में लिखी हुई लाइन का जिक्र कर रहे हैं, while the intellect is doubtless a thing more divine and impassive। जो बुद्धि है वो अपने आप में डिवाइन है, जो दिमाग है वही सब कुछ है, और दिमाग को ही वो साइंस की तरह से पोइट्री की बात कर रहे हैं। अब लास्ट में ऐसे क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन में एलियट कह के जा रहे हैं, दिस ऐसे proposes the to halt at the frontier of metaphysics and mysticism and confine itself to such a practical conclusion as can be applied by the responsible person interested in poetry. To divert interest from the poet to the poetry is a laudable aim. मेरा यहां एम ये था, एलियट कह रहे हैं कि कविता को, कविता की जो रुचि है वो कवि से हटाकर कविता की तरफ लानी है। मेरी रुचि कवि में नहीं है, मेरी रुचि उसने लिखा क्या है, वर्ड्स ऑन द पेज। यही न्यू क्रिटिक बात करते हैं, जो क्लोज रीडिंग उसके अंदर है। For it would be conducive to juster estimation of actual poetry, good and bad. There are many people who appreciate the expression of sincere emotion in verse, and there is a similar number of people who can appreciate technical excellence, but very few know there is the expression of significant emotion. बहुत से लोग तो कहते हैं कविता की टेक्निकलिटीज को पकड़ते हैं, मीटर को पकड़ते हैं, रदीफ को पकड़ते हैं, काफी को पकड़ते हैं, नुक्ते को पकड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कविता के अंदर किसको ढूंढते हैं, सिंसियरिटी, सिंसियर इमोशन, अलग यूनिक इमोशन को ढूंढते हैं। एलियट कह रहे हैं आप एक चीज छोड़ रहे हो, सिग्निफिकेंट इमोशन। सिग्निफिकेंट इमोशन कैसा? जो इमोशन, जो भाव, जो पुराने वक्तों से बढ़ता जा रहा है, उसको कुछ नया करके दिखाओ। इमोशन विच हैज इट्स लाइफ इन द पोएम, नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ द पोएट। और उस भाव का उस कवि की निजी जिंदगी में क्या रहा? वो कविता लिख रहा था तो उसका बच्चा बीमार था, वो कविता लिख रहा था तब उसकी बीवी बीमार थी। इन चीजों से कविता का कोई लेना देना नहीं है, एलियट कह के जा रहे हैं। द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल। कविता का भाव पर्सनल, खुद से जुड़ा हुआ नहीं है। एंड द पोएट कैन नॉट रीच दिस इम्पर्सनैलिटी विदाउट सरेंडरिंग हिमसेल्फ होली टू द वर्क टू बी डन, and he is not likely to know what is to be done unless he lives in what is not merely the present
but the present moment of the past, unless he is conscious not of what is dead but of what is already living. ये भी वापस एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि कवि है वो कब इस चीज को अचीव कर सकता है जब उसके पुराने वक्त का भी उसे ज्ञान हो, पुराने वक्त में क्या क्या चीजें थी, नए वक्त में क्या चीज है, उनको साथ में रख के पुराने वक्त में वही इमोशन, नए वक्त में वही इमोशन, आज के समय परिस्थिति काल को देख के उन इमोशंस को बदलिए, उन इमोशन में कुछ नया कर अपने कहन में बदलाव करिए, अपने खुद के बारे में मत बताइए। आप कविता कर रहे थे उस वक्त आपकी निजी जिंदगी में क्या था उससे कुछ लेना देना नहीं है। आर्ट तो तब है ना जब आप खुद को डिटैच करके दिखाओ, अदरवाइज तो रियलिटी और आर्ट में फर्क क्या रहा। एलियट बड़े कायदे से कह रहे हैं कि रियलिटी अलग चीज है, आर्ट अलग चीज है, दोनों को एक साथ मिलाओ मत आपस में। तो ये एक ऐसे था, इसमें अपन ने समझने वाली चीजें स्लाइड्स के अंदर सीधी सीधी समझ ली थी। अब यहां कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट थी वो अपन ने देखी थी। अब इसकी कुछ टेक्निकल चीजें और देख लेते हैं, कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यहां देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद ये ऐसे अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच मोटा मोटा जहां दिख रहे हैं, जैसे मेटाफर दिख रहा है, मेटाफर की क्या खास बात होती है, अपन कंपेयर करते हैं दो चीजों को बिना लाइक और एज के मिलाए। इसे और डिटेल में आप समझना या पढ़ना चाहें तो एमएच अब्राहम की किताब से, वहां आईए रिचर्ड्स का एक आइडिया है टेनर और व्हीकल से, जहां किसी चीज को दूसरे से कैसे रिलेट करके पढ़ा जाता है ये दिया हुआ है। तो यहां इस लाइन में माइंड ऑफ पोएट को प्लेटिनम से कंपेयर किया गया है, ये मेटाफर है। पोएट माइंड इज रिसेप्टेकल का बात करी थी, कवि का दिमाग पात्र की जैसा है, तो वो भी अपन ने एक मेटाफर के तरीके से पीछे भी पढ़ के आए हैं, ये मेटाफर। अब पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स एक विरोधाभास, उसमें क्या दिखता है पैराडॉक्स में अपन को? दो आइडिया ऐसे बताए जाते हैं अलग अलग किस्म के, मगर वो कुछ नया बता के जाते हैं। जैसे कैसे? जैसे ये कहा जाए, जैसे कल पिछली क्लास में अपन एक एग्जांपल से समझ रहे थे कि ये ऐसी जीत है या फिर ये ऐसी हार है जो जीत के बराबर है। अब हार है कभी जीतने के बराबर कैसे हो सकती है? मगर ये नया आइडिया ऐसे है कि हारने से आदमी ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी तो वो उसके जीतने के बराबर हो गई। तो यहां पैराडॉक्स ऐसा ही है। पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम इमोशन। ये बात भी नई सी बता के जा रहे हैं, दो विरोधी बातें हैं। नया मतलब ये है कि अपनी पर्सनैलिटी से बचना कविता है। अगली बात, पैराडॉक्स आगे भी दिख रहा है अपन को। इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ हिज वर्क मे बी दोज इन विच द डेड पोएट्स असर्ट देयर इमॉर्टलिटी। कविता में इंडिविजुअलिटी तक कब दिखेगी कवि की? जब उसमें पुराने मरे हुए लोगों के चीजें विचार दिखें। ये भी पैराडॉक्स है। एक तरह तो आप कह रहे हो कि एक स्वतंत्र इंडिविजुअल आदमी की कविता कब दिखेगी? जब वो इंडिविजुअल स्वतंत्र है। उसी वक्त आप कह रहे हैं कि नहीं, पीछे वाले लोगों का उसमें एहसान होना चाहिए, क्योंकि वो परंपरा की बात कर रहे हैं एलियट, इसलिए ये बात कह के जा रहे हैं। यहां भी पैराडॉक्स है। हिस्टोरिकल सेंस के ऊपर जब बात करते हैं वहां भी अपन को पैराडॉक्स दिखता है। नॉट द पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट ऑफ इट्स प्रेजेंस। पास्ट की बात नहीं मगर प्रेजेंट। पास्ट को प्रेजेंट के साथ देखो, सिर्फ पास्ट की बात मत करो, उसमें प्रेजेंट का हिस्सा भी थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो। आपके समाज में परिस्थिति क्या है उस हिसाब से। एंटीथीसिस क्या है? सेंस ऑफ टाइमलेस एज वेल एज सेंस ऑफ टेम्पोरल। ये लाइन अपन पीछे समझ के आ चुके हैं। इसके अंदर एंटीथीसिस है। तीन तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कंफ्यूज करते हैं अपन को। एक तो ऑक्सीमोरॉन करता है। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन में क्या है? दो शब्द आपको साथ साथ दिखेंगे। जैसे ये लिखा जाए डार्क लाइट। अब लाइट भी है और डार्क भी है, दोनों साथ साथ रखेंगे तो क्या विरोधी बात नहीं लग रही? एकदम दोनों शब्द पास पास रखे गए। ऑक्सीमोरॉन का एग्जांपल है। जैसे कहा जाए स्मॉल क्राउड। क्राउड भीड़, और भीड़ स्मॉल कैसे हो सकती है? ये ऑक्सीमोरॉन। पैराडॉक्स में क्या है? दो विचारों का आपस में टकराव और कुछ नया पैदा करके जाएं, वो पैराडॉक्स पीछे समझ के आए। एंटीथीसिस में क्या है? एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग विचार रखे गए हैं। जैसे टाइमलेस एज वेल एज टेम्पोरल। टाइमलेस होता है हमेशा शाश्वत रहने वाली चीज, टेम्पोरल होती है एक छोटे वक्त के लिए चीज। टाइमलेस का मतलब यहां पास की परंपरा से,
और टेम्पोरल का मतलब यहां आपने प्रेजेंट में जो अभी अभी शुरू हुआ है, अभी अभी जिसे जान रहे हैं। तो एक क्लॉज के अंदर दो ऐसे स्टेटमेंट या आपको ऐसे दिखें पूरा कि जो विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, वहां एंटीथीसिस है। थीसिस कोई आर्गुमेंट, उसका विरोध। पैराडॉक्स में विरोध भी है, कोई नया विचार भी है। ऑक्सीमोरन में शब्द पास पास रखे गए। तो इस एलियट के ऐसे में समझने वाली चीज, एलियट ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, एलियट ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, एलियट हिस्टोरिकल सेंस की बात कर रहे हैं, इम्पर्सनल होने की बात कर रहे हैं, तभी आर्ट है। इम्पर्सनल होने की बात कर रहे हैं। एलियट साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि कविता, आर्ट और रियलिटी में आपस में फर्क होता है। ट्रेडिशन को हम नेगेटिवली समझते हैं। इंग्लिश जो पोएट्स हैं या क्रिटिक्स हैं, वो हमेशा ट्रेडिशन को नेगेटिव ही समझते आए हैं। ये सब 19-20 बात कर रहे हैं एलियट। अब यहां एल्यूजन्स कौन कौन से वर्क से हैं, मतलब एलियट ने कौन कौन से वर्क से रेफरेंसेस उठाए हैं। यहां एलियट ने दांते के इन्फर्नो से, डिवाइन कॉमेडी से एल्यूजन्स रेफरेंस दिए, कोट किए हैं। शेक्सपियर के ओथेलो की बात करी है। एश्चिलस की यहां एगमेम्नन नाम से ट्रेजेडी है, उससे बात करी है। सिरिल टर्नर के यहां ट्रेजेडी से बात करी है, जहां वो खूबसूरती वाला आइडिया बता रहे हैं। यहां ओड टू नाइटिंगेल कीथ से एलियट ने बात करी है। ये एल्यूजन्स का जिक्र था। तो आज हम ये ऐसे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 3 पार्ट में। पहले में एलियट की जो जिंदगी थी उससे जिक्र था, मॉडर्निज्म का जिक्र था। दूसरे पार्ट में अपन ने ये देखा था कि इस ऐसे के अंदर क्या कहन है उनका। और तीसरे पार्ट जो आज अपन समअप कर चुके हैं, ये एलियट के बारे में कुछ खास बात थी। इसे पढ़िएगा। शुक्रिया।